नमस्कार। शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर बुलंदशहर में सड़क किनारे खड़ी स्कूटी में अचानक आग लगने से स्कूटी आग का गोला बन गई। देखते ही देखते स्कूटी में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया और कुछ ही मिनटों में स्कूटी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। मामला थाना खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के कचहरी रोड स्थित चर्च के पास का है। तो यह तस्वीर इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यह पूरा मामला यहां पर सामने आया है। सड़क किनारे खड़ी स्कूटी जो है वो आग का गोला बन गई। स्कूटी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। खबर नोएडा से है। युवराज मौत केस में जांच तेज हुई है। घटनास्थल पर एसआईटी की टीम जांच कर रही है। एसआईटी की जांच का आज तीसरा दिन है। 5 दिन में एसआईटी को सीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। एसआईटी की टीम मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल कर रही है। युवराज मौत केस में जांच पड़ताल हो रही है। घटनास्थल पर एसआईटी की टीम पहुंची है। एसआईटी की जांच का आज तीसरा दिन है। जहां पर हादसा हुआ वहां पर एसआईटी की टीम पहुंची है। बंद करती हुई है और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल जहाँ की गाड़ी तो पूरी चीज़ें समझ रहे हैं। पहुंची है एक बार फिर से नोएडा की घटनास्थल पर और जिन सवालों के जवाब एसआईटी को तलाशने उसके सबसे नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की डूबने की मौत के मामले में पुलिस ने 2 और बिल्डरों को गिरफ्तार किया है। लोटस ग्रीन के बिल्डर रवि बंसल और सचिन कर्णवाल को नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विस्टाउन के बिल्डर अभय कुमार को पहले ही पुलिस जेल भेज चुकी है। लापरवाह बिल्डरों पर पुलिस लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ लोटस बिल्डर और एमजेड विस्टाउन बिल्डर का ऑफिस भी सील किया गया है। युवराज की मौत से जुड़े मामले में कल ही कुल 5 बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस अब तक 3 बिल्डरों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो आरोपी बिल्डर हैं उनको यहां पर गिरफ्तार किया गया है। लोटस ग्रीन के प्रमोटर्स हैं ये आरोपी। इनका दफ्तर सील किया गया है और एसआईटी पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सत्ताईस वर्षीय इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और अब इस पूरे प्रकरण में 2 अन्य बिल्डरों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल मैं आपको बता दें, लोटस बिल्डर के प्रमोटर सचिन और रवि बंसल को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको बता दें दूसरी एफआईआर भी दर्ज की गई है जिसमें 5 प्रमोटर्स के नाम शामिल किए गए हैं। पूर्व में जो बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें लोटस ग्रीन बिल्डर था, साथ ही एमजेड विस्टाउन बिल्डर था, लिहाजा एमजेड विस्टाउन बिल्डर के अभय कुमार को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में लोटस ग्रीन के 2 प्रमोटर्स को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन जारी है। साथ ही आपको बता दें कई टीमों का गठन किया है जो लगातार आसपास के क्षेत्रों में और आसपास के जनपदों में लगातार दबिश दे रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द इस पूरे प्रकरण में अन्य गिरफ्तारियां की जाएंगी। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। आईआईटी कानपुर में 23 दिन के अंदर 2 छात्रों के सुसाइड को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा मंत्रालय ने 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र नागपाल और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव शामिल हैं। समिति को 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। समिति को आईआईटी कानपुर के छात्रों, फैकल्टी और प्रशासन समेत सभी संबंधित हितधारकों से बातचीत करने और आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार होगा। गाजियाबाद में शत विक्षत हालत में मिले शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की 5 गोलियां मारकर हत्या की पुष्टि हुई है। मृतक की उम्र करीब 30 साल बताई जा रही है। सीने पर जेएस लिखा हुआ है।
जिस पर क्राउन बना हुआ है। किंग का टैटू भी है, जो पहचान का अहम संकेत माना जा रहा है। मामला भोजपुर थाना क्षेत्र का है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कलचीना जंगल के पास 20 जनवरी को लावारिस हालत में शव मिला था। शव बुरी तरह से क्षत विक्षत था, आधा चेहरा भी खराब हो चुका था। शव की शिनाख्त के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और गुमशुदगी का रिकॉर्ड खंगाल रही है। तो 28 से 20 से 30 साल की एज की उम्र है और उसके चेस्ट पे एक, अगर मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, एक जेएस करके मार्क है जिसमें क्राउन बना हुआ है और उस पर जेएस लिखा है। एक किंग का एक टैटू बनाया हुआ है, उस पर जेएस लिखा है। ठीक है, व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मेरी सभी से अपील है कि कृपया करके कोई भी अज्ञात अगर गुमशुदगी लिखी गई है, कोई व्यक्ति जिनका अगर घर नहीं पहुंचा है और उसका अगर कोई टैटू जिसमें जेएस लिखा हुआ है, तो कृपया करके पुलिस को बताएं। ये भोजपुर थाने पे आप संपर्क कर सकते हैं। प्रयागराज में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दीपक कुमार तिवारी उर्फ मुकेश कुमार तिवारी पर पुलिस और साधु संतों की छवि धूमिल करने वाले एआई जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने का आरोप लगा है। साइबर क्राइम थाना और साइबर सेल प्रयागराज की संयुक्त पुलिस टीम ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस को पता चला कि प्रयागराज में माघ मेले जैसे अत्यंत पवित्र और धार्मिक महत्व के आयोजन में फेसबुक पर फेक वीडियो अपलोड किया जा रहा है। उक्त आईडी जिसके द्वारा ये भ्रामक फोटो वायरल किया गया था और उसके संचालक दीपक कुमार तिवारी निवासी थाना मेजा को आज 22 जनवरी को गिरफ्तार किया गया है तथा जेल भेजा गया है और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि लगातार साइबर सेल द्वारा सोशल मीडिया तथा साइबर स्पेस की मॉनिटरिंग की जा रही है तथा किसी भी प्रकार के भ्रामक तथ्य तथा भ्रामक अफवाहें और एआई जनरेटेड गलत कंटेंट की लगातार निगरानी की जा रही है। बरेली से खबर है, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में बदमाश लकी को पैर में गोली लगी है। इस दौरान सिपाही अक्षय तोमर को भी गोली लगी। दोनों घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। लकी लभेड़ा ने उधारी के तकादा करने पर दोस्त राहुल को गोली मारी थी। कल राहुल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। नाराज परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस के सामने जमकर प्रदर्शन किया। उपचार हेतु नारायण हॉस्पिटल रामपुर गार्डन में भर्ती कराया गया था, जहां दिनांक 21 जनवरी 26 को इलाज के दौरान घायल राहुल की मृत्यु हो गई थी। पुलिस द्वारा मृतक का पीएम कराया गया तथा विवेचना में हत्या की धारा तथा सुसंगत धाराएं वृद्धि की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम दबिश में थी। आज दिनांक 22/1/26 को सुबह 6:15 बजे मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा रामगंगा नगर परियोजना पंचवटी इंक्लेव सेक्टर 11 से आरोपी लकी लभेड़ा को बाद मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने लोनी में हुई लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 67,500 रुपए कैश, वारदात में इस्तेमाल किए गए डंडे और 2 बाइक बरामद की गई हैं। स्वाट टीम, ग्रामीण जोन और थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने वारदात का खुलासा किया। 16 जनवरी की शाम बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी के सिर पर डंडों से हमला किया और करीब 3.5 लाख रुपयों से भरा बैग छीनकर आरोपी फरार हो गए थे। गैंग के 3 सदस्य अभी भी फरार हैं। इसके द्वारा बताया गया कि जिम जाता था और जिम उसी पैसे में से कुछ जो सप्लीमेंट्स होते हैं जिम में जाने वाले लड़के जो यूज करते हैं उसको भी लिया गया। फरार कितने लोग हैं अभी सर? इसमें अभी 3 लोग फरार हैं। तीनों गिरफ्तारी की नहीं, ऐसा मैंने बताया कि अभी तक इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया है, लेकिन अभी इन लोगों की योजनाएं जो थी वो खतरनाक थी और उसमें इन्होंने एक घटना का और अंजाम देने का इनका प्लान था, लेकिन उस घटना को अंजाम नहीं दे पाए थे। प्रयास इन लोगों ने किया था। इन लोगों ने दिल्ली में भी एक योजना बनाए थे, लेकिन उसको भी इन लोगों ने घटना कर नहीं पाए।
मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर एक युवक ने गला रेतकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि युवक सड़क के किनारे खड़ा होकर गले पर चाकू से वार कर रहा है। वार करने के बाद वो सड़क पर गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे समझाने और बचाने की कई कोशिशें की, लेकिन वो नहीं माना। वो अपने गले पर फिर से चाकू से रेतने लगता है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे छाता सीएचसी में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टर ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। फतेहपुर में अधिवक्ता जयराम मानसिंह की हत्या के मामले में गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। हत्या के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन किया। कचहरी में कार्य बहिष्कार कर अधिवक्ता सड़क पर बैठे और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ये लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जयराम सिंह सैकड़ों बीघे जमीन के मालिक थे और अपनी 100 बीघा बेशकीमती जमीन बेचना चाहते थे। 100 बीघा जमीन की कीमत करीब 300 करोड़ रुपए है। पुलिस मृतक के मुंशी अंकित को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इससे पहले देर रात एडीजी और आईजी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने आगरा की शाही जामा मस्जिद से जुड़ी कमेटी को नोटिस भेजा है। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से आगरा की शाही जामा मस्जिद की वक्फ संख्या 74 से 94 तक की कमेटी को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के जरिए आरोप लगाया गया है कि कमेटी के लोगों की ओर से अवैध वसूली, वक्फ की आय में हेरफेर के आरोप लगे हैं। इसके अलावा पार्किंग और दुकानों से बिना हिसाब की वसूली और साल 2022 के बाद ऑडिट न होने का भी जिक्र किया गया है। अब इस मामले में वक्फ बोर्ड की तरफ से कमेटी से जवाब मांगा गया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। मिर्जापुर धर्मांतरण ब्लैकमेलिंग में एक्शन हुआ है। आरोपी सिपाही इरशाद खान की गिरफ्तारी हुई है। जिम में धर्मांतरण ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। मिर्जापुर में जिम में जाने वाली युवतियों, महिलाओं से धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग के मामले में पुलिस लग्जरी जिम में फंडिंग करने वालों की जांच करेगी। 3 टीमें अलग अलग जिलों में जांच कर रही हैं। जिम में धर्मांतरण का खेल मिर्जापुर जिले के बाहर भी होने की आशंका है। मुठभेड़ में गिरफ्तार फरीद के पास से पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सर्विलांस टीम मोबाइल से डिलीट ऑडियो, वीडियो, फोटो रिकवर करने में जुटी हुई है। कानपुर की नौबस्ता पुलिस ने 30 लाख रुपए के नशे के सामान जब्त किए हैं। पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक पति, पत्नी और उसके साथी ऑटो से गांजा, चरस और स्मैक बेचते थे। इन आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए नकदी समेत गांजा, चरस और स्मैक बरामद किया गया है। डीसीपी साउथ ने अरेस्टिंग करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया है। इसमें जो स्कॉर्पियो है इसी तेज बहादुर के नाम पे है। इसने ये बताया कि लगभग 7 लाख रुपए में इसने सेकंड हैंड जो मार्केट से खरीदी थी, लेकिन इसके असली स्वामी का भी हम लोग और पता कर रहे हैं और गाड़ी के वास्तविक स्थिति की हम लोग जानकारी कर रहे हैं। कहीं ये चोरी आज की तो नहीं है। फिलहाल अभी जो पेपर्स मिले हैं वो इसी के नाम के। इसमें इसके द्वारा ये बताया कि इसका भाई जो वीर बहादुर सोनकर है वो भी इसी कार्य में लिप्त है और ये माल वहीं से प्राप्त करता है। अभी फिलहाल ये फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। हाथरस के पिलखुनिया गांव में 3 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। देर शाम उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी ने दोपहर को दूध पिया था और उसके बाद सो गई थी। शाम को अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगी और उसे उल्टियां होने लगी। वैसे ही उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्ची को मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ के मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का जायजा लिया गया। विश्वविद्यालय का लोगो, फ्लैग और यूनिफॉर्म को लॉन्च किया गया।
सीएम योगी ने कहा है कि खेलकूद को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय नया स्टैंडर्ड तय करेगा। सीएम योगी ने कहा है कि खेल की संस्कृति को आगे ले जाने में मदद मिलेगी। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की। और मेरठ ने ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम को अपने जनपद का प्रोडक्ट भी बनाया, तो स्वाभाविक रूप से मेरठ का सबसे अधिक अधिकार बनता था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पे। और इसीलिए हम लोगों ने यहां पर सरधना में गंगा नहर के किनारे 90 एकड़ क्षेत्रफल में, जिसमें अभी 10 एकड़ और हम देने जा रहे हैं, यानी 100 एकड़ क्षेत्रफल में प्रदेश के इस पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कार्य का शुभारंभ किया। हरियाणा के सोनीपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाथ संप्रदाय के कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आया था जब लगा था कि भारत को कभी गुलामी से नहीं निकाला जा सकेगा, लेकिन भारत फिर से उठ खड़ा हुआ। वहीं सनातन धर्म को लेकर कहा कि सनातन की मजबूती से देश मजबूत होगा, सनातन का हित ही देश हित है। वहीं देश के दुश्मनों को लेकर भी सीएम योगी ने कहा कि दुश्मनों को कब्र की भी अब जगह नहीं मिलती। आज स्वतंत्र भारत में आजादी के अमृत काल के दौरान भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया है, जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, हम सब भारतवासियों का दायित्व बनता है। किसी अभियान में भारत का भी और सनातन धर्म का भी कल्याण है। याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भारत का हित होगा तो सनातन धर्म का हित होगा, और सनातन धर्म का हित होगा तो भारत का हित होगा। दोनों अलग अलग करके नहीं देखे जा सकते। सनातन धर्म मजबूत होगा तो विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग मजबूत होगा। सनातन धर्म की मजबूती के लिए भारत की मजबूती आवश्यक है। शंकराचार्य विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। योगी सन्यासी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, ये कहा। योगी आदित्यनाथ ने धर्म की आड़ में साजिश की जा रही है, सनातन को कमजोर करने की साजिश हो रही है। बहुत से कालनेमी जो सनातन को बदनाम कर रहे हैं, सनातन को कमजोर करने वालों से सावधान रहना होगा। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, दुनिया में जब हलचल है, अराजकता है, अव्यवस्था है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तब भारत एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सोचो, इस शानदार यात्रा नहीं होती तो प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन मात्र माघ मेला है, कुंभ नहीं है। कल यानी 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु वहां आकर के
संगम में आस्था की डुबकी लगाया है 4.5 करोड़। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी मुक्तेश्वरानंद को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश भर के सनातनी स्वामी मुक्तेश्वरानंद के साथ हैं। बीजेपी अधर्म करा रही है, बीजेपी अधर्म के रास्ते पर चल रही है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद का पूरा सम्मान होना चाहिए। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि अधर्म आगे का सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। उन्नाव से खबर है, साक्षी महाराज का मुक्तेश्वरानंद पर बयान। जहां पुलिस ने रोका, वहां से पैदल जाकर स्नान करना चाहिए था। ये साक्षी महाराज ने कहा मुक्तेश्वरानंद संत कम राजनेता ज्यादा लगते हैं। मुक्तेश्वरानंद सरकार पर हमेशा हमलावर रहते हैं, उन्हें खुलकर राजनीति करनी चाहिए। मुक्तेश्वरानंद को अखिलेश यादव ने पिटवाया था। क्योंकि कोई घटना घटती है तो आप ये लेकर के सीधे फिर प्रशासन पर, सरकार पर हावी हो जाते हैं। तो पूज्य शंकराचार्य जहां तक गए, उनकी पालकी को जहां पुलिस ने रोका, वहां अभद्रता नहीं करनी चाहिए प्रशासन के साथ, वहीं रोकना चाहिए। वहां से आगे पैदल पैदल जाना चाहिए। हम लोग भी रथ पर बैठ के जाते हैं, जहां प्रशासन रोक देता है, रुक जाते हैं। बसंत पंचमी स्नान पर बोले हैं मुक्तेश्वरानंद, अभी मेरे जीवन में मौनी अमावस्या ही है। अभी भी हम रास्ते में ही हैं। शिविर से जो चले थे, शिविर में नहीं लौटे हैं। हमारे लिए कोई तिथि नहीं आई है। वो तब तक रहेगी जब तक सम्मान पूर्वक स्नान नहीं हो जाता। भाई, हमारे जीवन में अभी मौनी अमावस्या ही चल रही है। हम मौनी अमावस्या के दिन सवेरे निकले थे संगम स्नान के लिए, अभी तक हम रास्ते में ही हैं। शिविर में प्रवेश वापस नहीं हुआ है हमारा, इसलिए हमारे लिए अभी कोई दूसरी तिथि नहीं आई है। हमारे लिए अभी मौनी अमावस्या ही है और वो तब तक रहेगी जब तक ससम्मान हमारा गंगा यमुना के संगम का स्नान नहीं हो जाता है। सनातन के लोग तो क्या विनती करेंगे। सनातन के लोग चाहते हैं कि उनका जो गुरु है वो गरिमा खो करके नहाए, वो चाहते हैं। रायबरेली में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने फिरोज गांधी के ड्राइविंग लाइसेंस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसकी वैधता की जांच की मांग की है। राहुल गांधी जी वोट के लिए इस स्तर की राजनीति करेंगे, ये किसी दशा में अनुचित है। सम्मानित साथियों, हिंदू के नाम ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता की जांच हो, ये बात यहां पर कही गई है। फिरोज गांधी के ड्राइविंग लाइसेंस पर सवाल खड़े किए गए हैं। स्तर की राजनीति करेंगे। फिरोज गांधी जी का ड्राइविंग लाइसेंस या तो फिरोज गांधी जी के घर में होना चाहिए या राहुल गांधी के घर में होना चाहिए। रायबरेली के किसी व्यक्ति के घर में 80 बरस बाद ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिल सकता है? और अगर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल भी गया होगा तो इतने बरस तक वो रख कैसे सकता है? ड्राइविंग लाइसेंस किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति होती है। अगर कभी पाया गया होगा तो या तो उसे लौटा देना चाहिए था, लेकिन इतने दिन तक वो हो भी नहीं सकता। मेरा अनुमान है राहुल गांधी जी एंड कंपनी के द्वारा एक फैब्रिकेटेड खबर तैयार की गई, एक झूठा लाइसेंस दिखाया गया। वो लाइसेंस दिखा करके
प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, लोकप्रियता बढ़ाने के उद्देश्य से रायबरेली